हेलो एल्लेवरम एन्न पेर अपराजिता। सो गाइज इसका मतलब होता है हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। गाइज इसको याद करने में मुझे 5 मिनट लग गए। सीरियसली मैं बोल ही नहीं पा रही थी। यार कौन कहता है कि यार चाइनीज, जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज ये सारी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हमारे भारत की लैंग्वेजेस कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट काफी अच्छी है, काफी यूनिक एंड काफी रिच है। या मतलब अच्छा लगता है, मन करता है इसको पढ़े। सो गाइज चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू कर दिया था विद अ लिटिल बिट चटपटा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना एंड आई होप गाइज आप सब बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल ठीक हो। मैं एकदम पूछना ही भूल गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट करा था जो था द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। और मेरी ये जो शुरुआत में मैंने जिस भाषा में बात करी वो थी मलयालम, द वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। टॉपिक से पता चल गया होगा मैंने आज मलयालम क्यों बोली। सो गाइज मलयालम की आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ गाइज, मलयालम एक द्रविडियन लैंग्वेज है, एक साउथ इंडियन लैंग्वेज में आती है। मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु ये सारी लैंग्वेजेस को द्रविडियन लैंग्वेज कहते हैं और ये हमारे दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा इधर बोला जाता है। ठीक है, और अगर आप पर्टिकुलरली बोलोगे तो मलयालम किस जगह पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है तो वो केरला होगा। ठीक है दोस्तों, तो मलयालम की थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमने जान ली है। तो यार यहाँ पे एक और खिलाड़ी का नाम या इसमें पूछा गया है जो है चेराज। वही चेरा कोई खिलाड़ी नहीं है, चेराज एक किंगडम का नाम था दोस्तों। और इसी किंगडम ने एक तरीके से मलयालम की बोली को शुरुआत करी थी। एक तरीके से उसका आप कह सकते हो सुप्रभात कर दिया था, मतलब शुभारंभ कर दिया था। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो मलयालम एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा है जो एक रीजन से पैदा हुई है, यानी कि एक जगह से पनपी है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। ठीक है गाइज, सो चेरो किंगडम या आप इसको चेरास भी कह सकते हो। चेरो किंगडम ऑफ महोदयापुरम was established in the 9th century। सो गाइज देखा जाए तो चेरो किंगडम की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। चेरो किंगडम 9वीं शताब्दी, बहुत पुरानी शताब्दी से बात हो रही है दोस्तों। अगर आप बोलोगे ना कि मलयालम कब से शुरू हुई है तो यहीं से ये हमें एक डेट दे दी गई है भाई, शताब्दी थी 9वीं शताब्दी से। सोचिए कितनी ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है मलयालम। ठीक है, सो 9th सेंचुरी से भाई मलयालम बोला जा रहा है। आई डोंट नो उससे भी पहले से या कहाँ से, बट हमें रूट दे दिया गया कि मलयालम कहाँ से शुरू हुई थी। सो चेरा किंगडम जो है दोस्तों 9वीं शताब्दी में महोदयापुरम दोस्तों केरला के अंदर है। और ये आज के वक्त पे इसको महोदयापुरम नहीं बोला जाता है, इसको शायद कोडुगुल्लर बोला जाता है, ऐसी कुछ नाम है। और गाइज महोदयापुरम चेरा किंगडम की कैपिटल भी थी। ठीक है, और ये केरला में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, सो आपको पता चल गया मलयालम कहाँ पे बोली जाती है। इन द सादर्न वेस्टर्न पार्ट प्रेजेंट डे केरला। तो अभी सादर्न वेस्टर्न पार्ट जो है ना हमारे पॉलिटिकल मैप का, तो वहां पे आपका ये केरला में बोला जाता था। पेनिनसुला, इन द सादर्न वेस्टर्न पेनिनसुला। अब दोस्तों पेनिनसुला वर्ड क्यों बोला मैंने, सीधा सीधा केरला क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि आपकी बुक में पेनिनसुला वर्ड है। एंड यू नो गाइस पेनिनसुला किसको बोला जाता है, चलो नहीं पता मैं बता देती हूँ। पेनिनसुला वो जगह होती है दोस्तों, वो टेरिटरी होती है जो थोड़ी पानी से हर जगह से ढकी रहती है। तो अगर आप हमारे दक्षिण भाग में देखोगे ना तो हर जगह से पानी से ढका हुआ है। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, हर जगह से पानी से। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखा है लेकिन मैंने आपको वो टर्म को मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने समझा दिया। ठीक है, सो गाइज हमें पता चल गया है इंपॉर्टेंट लिंक्स। 9th सेंचुरी में चेरो किंगडम को स्थापित करा गया था। महोदयापुरम उसकी कैपिटल बनी थी। आज के वक्त पे प्रेजेंट डे महोदयापुरम केरला में पड़ता है, जो हमारा सादर्न वेस्टर्न पार्ट आ जाता है। और मलयालम की शुरुआत इसी रीजन से हुई थी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रीजनल लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, रूलर यूज्ड मलयालम लैंग्वेज इन देयर इंस्क्रिप्शंस नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट रीजनल लैंग्वेज इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। मैंने अभी भी बोला कि दोस्तों मलयालम इतनी ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है, संस्कृत कितनी पुरानी होगी, क्योंकि संस्कृत से ही मलयालम डिराइव करी गई है। बहुत सी लैंग्वेज इनफैक्ट
हम संस्कृत को माँ इसलिए तो कहते हैं क्योंकि माँ से ही तो सारे बच्चों का आप कहते हो जन्म हुआ है। तो बंगाली हो गई, कश्मीरी, उड़िया, बहुत सी लैंग्वेजेस है गाइस जो संस्कृत से जन्मी है, और उनमें से एक मलयालम भी है। ठीक है, तो उधर के जो जितने भी राजा वगैरह थे ना दोस्तों, इन्होंने मलयालम लैंग्वेज, तो अब इसका जन्म हो चुका था उस रीजन में, उस जगह में जन्म हो चुका है। अब इसको बहुत सारे अलग अलग चीजों में लिखा भी जाता था, इसका इस्तेमाल होने लग गया था, लोगों को एक नई लैंग्वेज के बारे में पता चलने लग गया था, मलयालम। और ये इंस्क्रिप्शंस में, मनुस्क्रिप्ट्स में, जितना भी वो लिख सकते थे, मलयालम का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। एंड 9th सेंचुरी, आप ये डेट याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो गाइज, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज, अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ एज अ रीजनल लैंग्वेज। मतलब एक लैंग्वेज जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो बनाई नहीं जा सकती, मतलब बनती भी है, लोगों द्वारा बनती है, लोगों के आइडियाज द्वारा बनती है, लेकिन ये लैंग्वेज जगह से बनती है, एक टेरिटरी से बनती है, रीजन से बनती है। ठीक है दोस्तों। सो द चेराज ड्रू इंस्पिरेशंस फ्रॉम सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, बोरोड स्टोरीज फ्रॉम सांस्कृतिक एपिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो चेरा किंगडम की बात हो रही है, क्योंकि उन्हीं के रूलर्स ने मलयालम को एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्थान दिया है। तो चेरा किंगडम्स ने ही दोस्तों इस मलयालम लैंग्वेज के साथ साथ कहीं और से भी इंस्पिरेशन ली थी, और वो थी संस्कृत से। संस्कृत जो हमारी माँ है, संस्कृत परंपराओं से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली, खासकर की सांस्कृतिक एपिक्स से। अब दोस्तों संस्कृत एपिक्स में कौन कौन से नाम आ जाते हैं? आपके महाभारत, आपका रामायण, ये सारे उपनिषद एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनसे इन्होंने क्या लिया? इंस्पिरेशन लिया था। ठीक है दोस्तों। एंड फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम वाज डेटेड अबाउट 12th सेंचुरी, ऑन 12th सेंचुरी। तो दोस्तों लिटरेरी वर्क यानी कि लिखा हुआ मलयालम भाषा में अगर कोई आप काम या पत्र बोलेंगे तो वो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। अभी 2022 चल रहा है यार, 12th सेंचुरी, सोचो कितना पुराना है। डायरेक्टली इंडेप्टेड फ्रॉम संस्कृत। सो संस्कृत ने मलयालम को पनपने के लिए, जन्म लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करी है भाई। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। तो यहाँ पे मेरे हन्नू जी मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मुझे इनको देख के बहुत अच्छा फील होता है। सो गाइज, संस्कृत एपिक्स का जो अगर मैं नाम ले रही थी तो सबसे पहला नाम रामायण आता है। रामायण के बाद जो नाम आता है वो है महाभारता। ये देखिए महाभारत एपिक्स। दोस्तों इनको एपिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि एपिक्स का मतलब ही होता है महा, यानी कि बहुत ही ज्यादा दिग्गज, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड कोई गाथा हो। ठीक है, तो चेरा किंगडम के बहुत सारे महाराजा और राजाओं ने इन सारी उपनिषद, इन सारी महाग्रंथों से इंस्पिरेशन ली थी। ठीक है, अब 14वीं शताब्दी में आ गए दोस्तों। 12वीं शताब्दी में लिटरेरी वर्क लिखा गया था सबसे पहला, और 14वीं शताब्दी में अब हम आ गए दोस्तों, लीला तिलकम लिखा गया था 14वीं शताब्दी में। अब दोस्तों लीला तिलकम का एक छोटा सा मैंने फोटो लगाया है, ये मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई है। आई डोंट नो गाइस, इसको ट्रांसलेट करा गया था बहुत सारी लैंग्वेज में, संस्कृत में भी करा गया था। तो दोस्तों डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोएटिक्स, तो यहाँ पे लीला तिलकम में आपको पता चल गया होगा, इसके अंदर ग्रामर, पोएटिक्स, लिटरेरी वर्क्स लिखे गए थे। चेरा किंगडम्स के बारे में भी लिखा होगा। ठीक है, सो दोस्तों इसको आप कह सकते हो दो लैंग्वेज, मिक्स्ड लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, मनी प्रॉब्लम में। आप सोच रहे हो मनी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम यानी कि डायमंड एंड कोरल। एक लैंग्वेज को बड़ा खूबसूरत सा नाम दिया दोस्तों यहाँ पे डायमंड को बोला गया है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत बोला गया है डायमंड को, और कोरल को बोला गया है मलयालम। ठीक है, सो दो लैंग्वेजेस में ये लिखी गई है दोस्तों। एक तो है डायमंड विच इज संस्कृत, एंड दूसरा है कोरल विच इज मलयालम। और इन दोनों को अगर आप एक शब्द दोगे तो उसे बोलेंगे मनी प्रॉब्लम, यानी कि डायमंड्स एंड कोरल्स। ठीक है, सो डायमंड्स एंड कोरल्स रिफरिंग टू टू लैंग्वेजेस। ठीक है, वन इज संस्कृत एंड अनदर वन इज रीजनल लैंग्वेज। गाइज, रीजनल लैंग्वेज ऑफ केरला क्या थी? मलयालम। रीजन, ये एक रीजन से जन्मी है दोस्तों, एक जगह से जन्मी है, इसलिए इसको रीजनल लैंग्वेज बोल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। सो भाई डायमंड आप जानते हो, हीरा तो सभी जानते हैं भाई, पहनते भी हैं, मैं नहीं पहनती, कब मिलेगा मुझे हीरा? तो यार हीरा हो गया आपका संस्कृत। और कोरल दोस्तों, कोरल भी एक तरीके की सीपी होती है, शायद ये भी मणि की तरह ही होती है। तो कोरल
के भी ज्वेलरीज बनते हैं। सो दोनों को बड़ा खूबसूरत एक ज्वेलरी का अंश बोला गया है, एक बहुत ज़्यादा कीमती मणि का नाम दिया गया है। डायमंड बोला है संस्कृत को और कोरल बोला है मलयालम को। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ से हमें पता चला थोड़ा बहुत मलयालम के बारे में कि किस तरीके से 9वीं शताब्दी में मलयालम का जन्म हुआ और चेरा किंगडम्स ने इसको मलयालम को और भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्थान देने के लिए इसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। लिटरेरी वर्क्स, पोएटिक्स, लीला तिलकम लिखा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो गाइज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है जगन्नाथा कल्ट, रूलर्स एंड रिलीजियंस ट्रेडिशन, द जगन्नाथा कल्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज। इसके बारे में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो दूसरे टॉपिक में जल्दी से मिलते हैं। यू गोना लव दिस टॉपिक। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय, टाटा।